NCERT हिस्ट्री कक्षा 8 पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा। अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके तथा उसके भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। बंगाल में दोहरी व्यवस्था। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की। कौन सी दोहरी शासन व्यवस्था प्रारंभ की? इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानूनी व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी। कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं, जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु कोई अधिकार नहीं। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया था। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। देखो अकाल पीड़ित लोग ये लोग देखो अकाल पीड़ित हैं। देखो इन लोगों को बेचारों को कितने दुबले दुबले हैं। देखो क्या दशा किया था हम लोगों पे अंग्रेजों ने। देखो इनके देखो कितने दुबले, इनकी मम्मी हैं और ये इनकी बहनें भाई और ये इनके फादर। देखो क्या दशा किया था। इसीलिए कहते हैं आज़ादी बहुत कठिनाई से मिली है। सोचिए और बताइए, यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? आप सोचिए, बताइए क्या कर सकते थे अगर आपके साथ ऐसी स्थिति होती तो आप क्या करते? कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेनवासी मांग करने लगे कि कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड ब्रिटिश मुद्रा के ऋण की मांग करनी पड़ी। ये खा कौन तो रहा था बीच में? कंपनी के भ्रष्ट अधिकारी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनियों में उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे, उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार एवं कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया। इन्हीं कारणों से निम्नलिखित एक्ट धाराएं बनाई गई। एक्ट मीन्स धाराएं। भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ। रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी। ये कब बना? रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी में। कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया। कंपनी के डायरेक्टरों से कहा गया कि नंबर 1, वह कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटिश संसद के सामने रखें। ये कहा गया। दूसरा क्या कहा गया? कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं, इसके लिए यह आवश्यक हो गया कि इंग्लैंड वापस लौटने पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। नंबर 3 क्या कहा गया? इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता में यह एक एक्ट बना, जब रेगुलेटिंग एक्ट।
अब देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में ये बना है, पिट्स इंडिया एक्ट। ब्रिटिश संसद ने 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जो पिट्स इंडिया एक्ट कहलाया। इस अधिनियम के द्वारा नंबर 1 ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों में एकाधिकार मतलब सिर्फ उन्हीं को अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल को भारत स्थित सभी ब्रिटिश फौजों का मुख्य सेनापति बनाया गया। व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रखी गई, जैसी थी वैसे ही रही। ये इस तरीके से गवर्नर जनरल कौन था सबसे बड़ा? गवर्नर जनरल ये बंगाल का था, और फिर ये गवर्नर चेन्नई का, और ये गवर्नर मुंबई का। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत चेन्नई, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंटों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों को इनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, इस कानून के द्वारा ही प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर 1857 ईस्वी तक भारत में कंपनी का शासन चलता रहा। ब्रिटिश संसद ने कुछ चार्टर्ड एक्ट पास किए जो निम्नलिखित हैं। ये आप लोगों को देखना क्या बहुत ज़रूरी है। चार्टर्ड एक्ट 1793 ईस्वी में एक पास हुआ। इस चार्टर्ड एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नरों को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इसके अनुसार मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण भी बना दिया गया। ठीक है, यह सब एक्ट आप लोगों को तो जरूरी ही देखने हैं। अब चार्टर्ड एक्ट नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश निवासियों को भारत से व्यापार करने की स्वतंत्रता मिली। भारत में शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी के निदेशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटेन की सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब धीरे धीरे कंपनी से शक्तियाँ छीन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसको? गवर्नर जनरल को। मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन गया। चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी। इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य और बढ़ा दिए गए जो ब्रिटिश संसद द्वारा मनोनीत किए गए थे। परिषद ने कानून बनाने वाले व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया। इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था भी की। सिविल सेवा यूपीएससी की वहीं से शुरुआत हुई है, समझ गए आप। चार्टर एक्ट 1853। इस प्रकार सभी चार्टर्ड अधिनियमों चार्टर एक्ट का परिणाम यह भारत में अंग्रेजी राज पर कंपनी के निदेशकों के प्रशासनिक अधिकार घटते गए और धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार का वास्तविक नियंत्रण स्थापित हो गया। कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे: नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में हर जिले में राजस्व वसूली के लिए एक कलेक्टर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिस सुपरिटेंडेंट। जानते हो जो व्यवस्था तब बनी थी वही व्यवस्था आज भी चल रही है। पुलिस सुपरिटेंडेंट, अधीक्षक और न्याय व्यवस्था के लिए एक जज होता था। ठीक है, जो व्यवस्था पहले 1853 ईस्वी में बनी थी वही व्यवस्था आज भी लागू हो रही है। यूपीएससी इसमें पूछा जाएगा, आप लोगों को पढ़ना। मालूम कीजिएगा क्या आज भी भारत में यह प्रशासनिक व्यवस्था लागू है? हाँ, मालूम करना है आप लोगों को, लागू है कि नहीं लागू है, आप लोगों को यह मालूम करना। वैसे अभी तक तो लागू है। ब्रिटिश में इन पदों पर भारतीयों की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। कंपनी के शासकों ने हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों, रीति रिवाजों, विवाह से संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और पूर्व प्रचलित कानूनों के आधार पर न्याय किया जाता था। 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब हुई? 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में, समझ गए आप लोग। इसके पश्चात प्रांतीय तथा जिला अदालतों की भी स्थापना की गई। इस न्याय व्यवस्था में कानून के अनुसार न्याय
किए जाने पर बल दिया गया, किंतु यूरोपीय भारतीयों के लिए समान कानून नहीं थे, उनके न्यायाधीश भी अलग होते थे। अंग्रेजों या यूरोपीय लोगों के लिए अलग कानून और न्याय की व्यवस्था क्यों की गई, इस पर चर्चा कीजिए। क्या है आपका विचार, कमेंट करके मैं बताइए। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं तो यह महसूस किया गया कि प्रशासनिक अधिकार भारत की शासन व्यवस्था, शासन, समाज व्यवस्था, भाषाओं तथा परंपराओं से भली भांति परिचित होना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई? 1801 ईस्वी में कलकत्ता में। सन 1853 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों के लिए नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। इसकी परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। पहले सिविल सेवा कौन थे आप लोग बताइए? परीक्षा भी कहाँ होती थी? इंग्लैंड में। 1853 ईस्वी में इस प्रतियोगिता प्रवेश की उम्र 23 वर्ष थी, किंतु 1863 ईस्वी में प्रवेश की उम्र 23 से घटाकर 21 वर्ष था। 1876 में 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। इस कारण भारतीयों के लिए नागरिक सेवा में चयन कठिन हो गया। यूपीएससी की बात हो रही है यहाँ पर, आप लोग समझ रहे हैं? यूपीएससी जिससे डीएमओ, एसडीएम और जिससे पुलिस सुप्रीडेंट, एसपी वगैरह बनते हैं। अंग्रेजों ने 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा और 1792 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर जानकारी कराना था। महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे यह मानते थे कि भारतीय नए ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि को सीखें, जिसके लिए अंग्रेजी सीखना अनिवार्य था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजी शिक्षा की मांग की। क्या लिखी? क्या मांग की? हमें यह पता चला है कि सरकार पंडितों के संरक्षण में एक संस्कृत पाठशाला खोल रही है, जिसमें एक ऐसा ज्ञान दिया जाएगा जो भारत में वैसे ही चला आ रहा है। ऐसी पाठशाला युवाओं के दिमाग में सिर्फ व्याकरण के बारीक नियम और दूसरे लोक का ज्ञान भर सकती है और ऐसा कुछ नहीं दे सकती जो विद्यार्थी या समाज के लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी हो। चूँकि सरकार का उद्देश्य स्थानीय लोगों को बेहतर बनाना है, इसलिए वह गणित, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, शरीर रचना शास्त्र और दूसरे उपयोगी विज्ञान को बढ़ावा दे। यह काम यूरोप में शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त करके और पुस्तकों व उपकरणों से सुसज्जित कॉलेज बनाकर पूरा किया जा सकता है। ये किसने लिखा? कलकत्ता, 11 दिसंबर 1823 राजा राम मोहन राय जी ने ये लिखा था। इसको अंग्रेजों को। उधर अंग्रेज सरकार खुद समझने लगी थी कि अगर उसे भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत होगी। यह सोचकर अंग्रेज सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने की योजना बनाई। फलतः सन 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय ढंग की किसके नेतृत्व में? लॉर्ड मैकाले। वे लॉर्ड मैकाले से आप लोगों को मिलाता हूँ। शिक्षा प्रणाली अपनाने की नीति घोषित की, जिसके तहत फारसी का स्थान अंग्रेजी ने ले लिया। अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती चली गई। पहले कौन सी थी? फारसी। फिर क्या हुई? अंग्रेजी। यह है लॉर्ड मैकाले। इसी ने अंग्रेजी शिक्षा को अपने इंडिया में सुधारा है। ठीक है, पहल की है। भूमि सुधार। अंग्रेज सरकार अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मालगुजारी, भूमिकर वसूल करने के तरीकों पर विचार करने लगे। वारेन हेस्टिंग ने यह नियम बनाया कि गांवों की मालगुजारी वसूल करने के लिए किसी को ठेका दे दिया जाए और यदि मालगुजारी वसूल करने वाले का काम ठीक ना हो तो दूसरे व्यक्ति को यह काम सौंप दिया जाए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस प्रथा में निम्न सुधार किए। स्थायी बंदोबस्त। उसने अधिक से अधिक मालगुजारी वसूल करके देने वाले को नीलामी बोली के आधार पर उन्हें तथा उनके पुत्रों को आजीवन स्थायी रूप से उस गांव का जमींदार घोषित कर दिया। यही जमींदारी प्रथा या स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। अब यही लोग जमीन के मालिक हो गए, किंतु यह स्वामित्व तभी तक रहता जब तक वे मालगुजारी देते रहते। उन्हें जमीन जोतने बोने वाले काश्तकारों को हटाने और उनसे जमीन छीन लेने का भी अधिकार था। यह प्रथा बंगाल, उड़ीसा और अवध प्रांतों में प्रारंभ की गई। इसका मतलब क्या है? आप लोग कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? आज आपकी ज़मीन का लगान कौन वसूल करता है? किसी बताइए आप।
रैयतवाड़ी प्रथा। दूसरी तो कौन थी? रैयतवाड़ी प्रथा। दक्षिण भारत के मद्रास प्रथम मालगुजारी देने का उत्तराधिकार रैयत काश्तकार को सौंपा गया। मालगुजारी की धनराशि लगभग 30 वर्ष के लिए निश्चित कर दी गई। रैयत अपनी उपज का लगभग आधा भाग सरकार को मालगुजारी के रूप में देता था। तीसरी कौन व्यवस्था थी? महालवाड़ी प्रथा। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली और पंजाब के आसपास मालगुजारी कई गाँव के समूह के स्वामियों से वसूल की जाती थी। ये समूह महाल कहलाते थे, इसलिए इस प्रथा को महालवाड़ी प्रथा कहते हैं। सरकार महाल पर स्वामित्व रखने वालों से मालगुजारी वसूल करने का समझौता करती थी। आप लोगों को ध्यान से पढ़ते भी रहना है, समझते भी रहना है, ठीक है। भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेज भारत से कच्चा माल सूत कपास ले जाते थे तथा मशीनों से माल तैयार करते थे, जो कि हाथ से बने सामान से सस्ता होता था। वह तैयार माल को ज़्यादा दाम में भारत में बेच देते थे। इसी कारण भारतीय उद्योग इंग्लैंड के उद्योग के समझ टिक नहीं पाए। इस कारण भारतीय उद्योग धंधों का विनाश होने लगा। अब लास्ट पेज है आप लोगों को, ये भी है अभ्यास का, तो ज़रूर देखें, पढ़ लें। शब्दावली, पहले शब्दावली देख लेते हैं, इसमें आप लोगों को ज़रूरी है। एक्ट या धारा किसको कहते हैं? किसी विषय पर बनाया गया अधिनियम या कानून, किसी एक विषय पर, ठीक है। लगान का कृषि भूमि पर लगने वाला कर, करमंस टैक्स, जीएसटी जिसको बोलते हैं। अभ्यास देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? बहुत सरल है, आप लोगों को इसको आंसर में कमेंट करके बताना। ये 4 ऑप्शन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी आप लोगों को इसमें 4 आंसर हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन, आपको सही आंसर कमेंट करके हमें बताना है। अब अति लघु, बहुत छोटे प्रश्नों के उत्तर मतलब आप लोगों को दिखना है, ठीक है। अब इनको बहुत ही छोटे आप लोगों के हैं प्रश्न, तो इनके बारे में आपको कमेंट करके बताया। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? बताइए। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? ये भी आपको बताना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुई? ये आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए भूमि सुधारों के बारे में लिखिए। इसको आप एक कॉपी बनाइए। और ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अस्थायी बंदोबस्त क्या था? अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग को किस प्रकार नष्ट किया? इनके बारे में भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। अब हम आपको अभी थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क भी इसको सोच कर भी लिखना है। पता करिए आपके क्षेत्र में कौन कौन से ग्रामीण उद्योग धंधे हैं। इन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था? उनसे बनाने वाले सामानों की सूची बनाए। कौन कौन से ग्रामीण, जैसे ईंट भट्टा हो गया, और भी कौन कौन से, उनके सबके नाम बताइए।